साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। साथियों क्या हाल चाल है। आज हम शुरू करने वाले हैं साथियों आप लोगों के लिए एक नई जर्नी, एक नई यात्रा। उस यात्रा में वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, सुज्ञान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। साथियों अभ्यास ही एक ऐसा मूल मंत्र है जीवन का जिसमें हम सफलता को अर्ली हासिल कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अभ्यास में बहाया गया पसीना युद्ध में बहने वाले रक्त की मात्रा को कम कर देता है। इसी सिलसिले में साथियों आज हम ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या है खास, आपको साथियों इस फोटो दिख रहा होगा। ये फोटो उस समय का है जब मैं किसी विश्वविद्यालय में किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहा था और ये जैकेट मुझे आज मिल गई है। एक्चुअली ये जैकेट अलग है, ये जैकेट अलग है, लेकिन थोड़ा लुक सेम हो रहा है तो मैंने ये फोटो लगा दिया कि यार क्या टाइम था कि मैं किसी टॉपिक पर बात कर रहा था, उस समय बोल रहा था और कितनी शानदार फोटो आई थी, क्लिक की थी। और आज साथियों उसी गेटअप में आप लोगों से मैं फिर से बात करने जा रहा हूं। गोल्डन सिंह राजपूत स्वागत है आपका, विजय श्री स्वागत है, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों क्या हाल चाल है। चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप जुड़ते जाइए क्योंकि अभी संख्या कम है, लेकिन आप लगातार जुड़ते जाओगे। हाँ आ जाइए। आज हम पेपर 1 की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और प्रैक्टिस शुरू करेंगे साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड से। ध्यान रहे मैं आपको साथियों विगत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, जैसे कि जून 2024, दिसंबर 2023 या 24 के ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनको देखकर आप ये कहते हैं कि सर आपने थ्योरी पढ़ा दी, हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमको समझे में ही नहीं आता है। आज आपके उन्हीं सवालों का जवाब इस सेशन में मिलने वाला है। यानी कि आगे आने वाले जितने सेशंस हैं वो इस डर को खत्म कर देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। मैं आपको लल्लन टॉप ट्रिक, तिगड़म ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज इस तरीके से दिमाग में बिठा दूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जो स्वभाव है आपके लिए सरल होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल रगड़ रगड़ कर साथियों हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सब संख्या बढ़ा दीजिए अपनी, क्योंकि आप लोग आए नहीं है। क्वेश्चन को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपको दिख रहे हैं उसी तरीके से आंसर सहित। तो आपको कोई क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो मैं तरीका सिखाने वाला हूं क्वेश्चंस को करने का, उस तरीके के आधार पर करना है। हम इस क्वेश्चन में दो ट्रिक का उपयोग करेंगे। एक ट्रिक है जिसका नाम है लल्लन टॉप और एक ट्रिक का नाम है जिसका नाम है तिगड़म ट्रिक। हम दो ट्रिक का उपयोग करेंगे, लल्लन टॉप और तिगड़म ट्रिक। चलिए हाँ देखो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मेरा करवाने का जो आधार है वो क्या है। हाँ क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। एक हमारा लल्लम टॉप ट्रिक और एक तिगड़म, इन दो चीजों, इन दो ट्रिकों के आधार पर हम साथियों इन सभी सवालों को करने वाले हैं। जब मैं अनअकैडमी पर था तब से ही हमारी ये ट्रिक बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही थी। ओके आइए लल्लन टॉप और तिगड़म ट्रिक के माध्यम से एक एक चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे ये क्वेश्चन जून 2023 के एग्जाम में आया था। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप ये ना कह सकें कि थ्योरी हमने अच्छे से समझ ली लेकिन हमको क्वेश्चन समझ नहीं आए। तो दिसंबर 2023, जून 2023, ये 24, इन सभी के क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं।
आइए क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले एक नियम है क्वेश्चंस को करने का कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप क्वेश्चन ठीक से नहीं दे पाओगे। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने किताब खोल रखी होगी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम, हर आपको कोई भी मैगजीन, कोई भी गाइड में मिल जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन को हल करना नहीं है, इसका आंसर बताना नहीं है, इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है। मेरा उद्देश्य इस क्लास में इस कैसे हम आंसर करेंगे, आंसर को ऑप्शन के आधार पर कैसे करेंगे, लल्लन टॉप ट्रिक या तिगड़म ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे बोध हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की यूनिट क्यों ना हो, हम तिगड़म ट्रिक को किस प्रकार से करेंगे, ये इस क्लास में, इस सेशन में या आगे इस प्रकार होने वाला है। ओके, चलिए, काफी बड़ी संख्या में आप धीरे धीरे जुड़ने लगे हो और जुड़ते चले जाओगे। निम्नलिखित में से शिक्षण और अधिगम, एक शब्द होता है शिक्षण और एक शब्द होता है अधिगम। शिक्षण मैं करवा रहा हूं, इस समय मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो शिक्षण है। नमस्ते भाई जसवंत, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो शिक्षण है। आप जो सीख रहे हो अधिगम है, दो अलग अलग चीजें। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो शिक्षण है, आप जो सीख रहे हो अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्न करना या जानना। और अधिगम केवल स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से ही केवल प्राप्त नहीं होता, अधिगम के बहुत सारे रूप में सीखने के। ठीक, तो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता, अब देखो तीन शब्द आए हैं यहां पर, तीन शब्द आए। पहले शिक्षण, एक आया अधिगम और एक आया है अधिगम करता। शिक्षण में आपको करवा रहा हूं, अधिगम आपको प्राप्त हो रहा है, अधिगम करता आप लोग हैं। तीन चीज आई हैं। शिक्षण जो मैं आपको करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो शिक्षण है। आप जो सीख रहे हो अधिगम है, और आप जो हो वो अधिगम करता हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता के अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, लिखते जाइए, मोटिवेशन। आप कॉपी में इस क्वेश्चन को मत लिखना, लेकिन कठिन शब्द जरूर से लिखते जाना, कठिन शब्दों को आप जरूर से लिखते जाना है, कठिन शब्दों को जरूर से लिखते जाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता के अभिप्रेरण, यानी अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन को बढ़ाए और बनाए रखने के लिए जॉन केलर, ये एक विद्वान थे, जॉन केलर ये एक प्रकार विद्वान थे, इनके द्वारा सृजित परंपरा संबंधित चरण कौन कौन से हैं। अब देखो, इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करो कि आंसर कैसे प्राप्त होगा। सीधी बात बोल दी कि शिक्षण अधिगम में पढ़ने पढ़ाने, पढ़ने पढ़ाने या सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन कहां आता है, कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि कोई व्यक्ति आपको पढ़ाए, आप सीखो, इसमें मोटिवेशन कहां से आएगा। आइए इस प्रकार की चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आएगा साथियों ध्यान। इधर देखिए, ध्यान का मतलब अगर फोकस, अगर आपका पढ़ाई में फोकस नहीं है तो आप कभी भी, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए फोकस का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, लेकिन जब तक आप फोकस नहीं करोगे आपको चीजें हासिल नहीं होंगी, इतना आप मान लीजिए भाई साहब। इसलिए हमको यहां मोटिवेशन हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि मोटिवेशन तो पढ़ाई के लिए जरूरी है, एक नंबर हमारा सही आंसर है, हमने मान लिया एक हमारा सही आंसर है। तो जिन भी शब्दों में एक नजर नहीं आ रहा, लल्लन टॉप ट्रिक के माध्यम से उनको काट दो। यहां एक नजर आ रहा था क्या, बी और डी में एक भी नजर नहीं आ रहा था, हमने बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने डी को, दो को चलता कर दिया, इन दो को हमने चलता कर दिया। अब हमारा लड़ाई या तो ऑप्शन एक या ऑप्शन दो से। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे द्वारा बताई हुई ट्रिक केवल पेपर 1 में ही काम नहीं आएगी, पेपर 2 में भी काम आएगी। और
मैं आपको जो समझाऊंगा, जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपको ऐसा हुनर देकर जाऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम को बहुत आसानी से कर पाओगे। राइट। कुछ बच्चे कह रहे हैं फिर से बता दीजिए। ठीक। ओके भाई, हमको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मोटिवेशन कैसे मिलेगा? हमारा सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। अब हमने ये मान लिया कि यार फोकस का होना बहुत जरूरी है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो एक नंबर हमारा सही है यहां पर। तो सबसे पहले ये देखेंगे, लल्लन टॉप ट्रिक लग रही है इसमें, इसी को कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक। लल्लन टॉप ट्रिक कहती है कि जो ऑप्शन आपको नजर नहीं आते उनको आप काट दो। यहां पर कहीं पर भी एक नजर नहीं आ रहा, ये मैंने काट दिया। ये जून 2023 का पेपर है। कभी ये मत कहना कि गुरुजी आप थ्योरी पढ़ा देते हो समझ लग जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो समझ नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, समझते नहीं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कर दिया। अब हमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आगे कुछ मत पढ़ो, नीचे आओ। अब यहां ऑप्शन ए में से और ऑप्शन सी में से ही कोई एक आंसर है, तो तुम समान अंक ढूंढो। समान अंक क्या हो गया? ऑप्शन 1 तो हमने कर ही लिया, ये एक समान अंक है। ये तीन तीन यहां पर समान अंक है, इसका मतलब बिना पढ़े लिखे ही 3 आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। यहां पर साथियों 4 है और यहां पर साथियों 4 है, तो 4 भी हमारा सही है। हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास 5वां नंबर का ऑप्शन बच गया और हमारे पास दूसरे नंबर का ऑप्शन बच गया, संतोष अभिप्रेरणा, यानी कि पढ़ाई से संतुष्टि आवश्यक है। एक शब्द है प्राधिकार। आप में से कितने लोग प्राधिकार का मतलब जानते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, आप में से कितने लोग प्राधिकार का मतलब जानते हैं? प्राधिकार बताइए, प्राधिकार का मतलब क्या होता है? नहीं जानते सर। प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार। आदेश देने का अधिकार या पावर, इसे कहते हैं प्राधिकार। हमारी पढ़ाई लिख में हमको आदेश देने के अधिकार की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर गलत है और ऑप्शन नंबर 5 यहां पर सही है। इस आधार पर हमारा साथियों ऑप्शन नंबर 1 व आंसर आ जाएगा। अब बताओ, कितना ही आसान था। मैंने तो केवल 1 नंबर को और 2 नंबर को ही पढ़ा था। मैंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2 ही पढ़े थे, इसके अलावा मैंने कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा और सीधा सट आंसर आपके सामने आ गया। यह है साथियों तरीका, यह है साथियों क्वेश्चन को करने का तरीका कि ऑप्शन के आधार पर कैसे करेंगे। जो बार बार आप कहते हो कि सर क्वेश्चन देख कर हमको डर लगता है, थ्योरी समझ में आ गई लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट हम करेंगे मिलकर, जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई निखत में तो वही करा रहा हूं जो एग्जाम में आया है। देखो जून 2023 के एग्जाम में आया है और अभी दिसंबर 2023 वाली एग्जाम के भी करवाऊंगा। मजा आया? हमने केवल 2 ही ऑप्शन पढ़े और दोनों ऑप्शन पढ़कर मैंने आपके सामने आंसर दे दिया है। देख लो कितनी मस्त बात थी ना। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें। आपको सीखने की जरूरत है, आप लोग ना बड़े उतावले हो। आप लोग बड़े उतावले, जैसे क्या शिक्षा मिश्रा कह रही हैं सर प्राधिकार क्यों नहीं हो सकता? प्राधिकार क्यों नहीं हो सकता? शिक्षा में कभी भी इसमें यह आदेश देने का अधिकार, प्राधिकार का मतलब आदेश देने का अधिकार। आप पढ़ोगे कैसे जब आदेश देते रहोगे? आदेश शिक्षा, छात्र थोड़ी ना आदेश देगा भाई। छात्र को तो फोकस करने की जरूरत है, छात्र को तो आत्मविश्वास करने की जरूरत है। आदेश करेगा कि टीचर को, ओए मास्टर, जैसे तुम आदेश करते हो मुझे, सर वो प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, ये नहीं करवा रहे, सिलेबस होगा कि नहीं होगा। अरे ऐसे कहने वालों का कभी वो नहीं होगा। जो स्टूडेंट सीरियस है वो फोकस करके पढ़ाई कर रहा है।
अगला क्वेश्चन करें। मजा आया इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन में और भी तगड़ा मजा आएगा। देखो मैं क्रम से चल रहा हूं, ये भी साथियों जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझो, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश, अनुदेश का मतलब आदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाता है तब सहायता हटा ली जाती है। इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहते हैं? टीपने वाले तुरंत आंसर दे देंगे, किसी किताब में से टीप टाप कर। जिसने भी आंसर दिया है मैं आज उसको क्लास में खड़ा करने वाला हूं। शिखा मिश्रा, गाजीपुर, शिवपुरी, कॉल करो आप हमको अभी और बताओ तुमको कैसे पता लगा कि इसका आंसर सी है। कैसे पता लगा तुमको कि इसका आंसर सी है? बताओ, कॉल करो मुझे, हैंड रेज करो, कैसे पता लगा? समझाओ कैसे पता लगा? टीपा टापी नहीं चलेगी, टीपा टापी नहीं चलेगी। सब लोगों ने, तिरसा कह रहे हैं सर आपने ही पढ़ाया था क्लास में। और चलिए कैसे, ओके आइए देखो क्या है, फिर से समझो। शिक्षण को क्या कहा जाएगा जिसमें सभी विद्यार्थियों को कोई चुनौती दी जाती है, फिर उसकी सहायता की जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। आप ये समझ लो, कोई छोटा बच्चा है, पहली बार पढ़ रहा है, हमने उसको चुनौती दे दी कि यार तू ऐसा कर, कै खे गे गणे लिख। तो हमने क्या किया, शुरुआत में उसका हाथ पकड़कर लिखवाना शुरू कर दिया। ठीक, जब वो पूरी तरीके से सक्षम हो गया फिर हमने उसका हाथ छोड़ दिया, वो खुद लिखना शुरू कर दिया। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? देखो 3 4 5 चीजें लिख रखी है। एक होता है सक्रिय शिक्षण। सक्रिय शिक्षण का मतलब होता है कि जो लगातार अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता हो नियमित रूप से, और उसमें शिक्षण का एक लेवल हो। सक्रिय शिक्षण कहते हैं जिसमें शिक्षा लेने वालों का एक ही ध्येय हो। जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप एक सक्रिय शिक्षण कर रहे हो क्योंकि आपका फोकस है कि आपको नेट की तैयारी करनी है। आप में से जितने विद्यार्थी इस समय मुझे देख रहे हैं उन सबको नेट की तैयारी करनी है, यानी कि सक्रिय शिक्षण। ठीक, तो यहां पर सक्रिय शिक्षण का तो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर पहले उसको सहायता दी जाती है फिर सहायता हटा ली जाती है। एक होता है समस्या परक शिक्षण, यानी समस्या के आधार पर किसी चीज को हल करवाना। मतलब कोई समस्या आई और उसको हल करवाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत आई तो मैंने ये कह दिया कि चलो ऐसा करते हैं, एक समस्या समाधान सत्र लगा लेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कहते हैं साथियों समस्या परक शिक्षण, यानी समस्या के आधार पर कोई चीज पढ़ाई जाए। एक होता है पश्चगामी शिक्षण। पश्चगामी शिक्षण का मतलब होता है जो पुरानी जो शिक्षण प्रणाली है उसके आधार पर शिक्षा देना। यहां पर है साथियों अनुकूलनात्मक शिक्षण, यानी कि अपनी अनुकूलता के अनुसार जब छात्र को जरूरत थी तो उसको क्या किया, सपोर्ट किया, जब छात्र को जरूरत नहीं है उसका सपोर्ट हटा लिया। इसे कहते हैं अनुकूलनात्मक शिक्षण। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी इन सभी प्रकार के शिक्षणों के बारे में मैंने आपको समझाया था। ये है साथियों वातावरण के आधार पर, यह है परिस्थिति के आधार पर शिक्षण प्रदान करना, अनुकूलनात्मक शिक्षण। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब बताओ मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ तो आपके एग्जाम में आ रहा है भाई। ये मैंने पढ़ाया था ना भाई, सब लोग कह लो, कमेंट करके बता दो पढ़ाया था ना। ये दोनों क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं।
मेरे पढ़ाए हुए आए हैं दोनों क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने इनको कितनी बार रटाया था, अलग अलग नोट्स बनवाए, एक एक चीज का अर्थ लिखवाया था इन चीजों का, याद है? प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? जो आज वैलिड है, कल वैलिड था, जो आज भी वैलिड है वो प्रासंगिक है। उदाहरण दिया था, है ना, नायिका नायक, बहुत ज्यादा प्रेम था, शादी हो गई, अगर बस में उतरने मामा जी नमस्ते करवा दी बच्चों से तो तुम प्रासंगिक हो। अभी कितना उदाहरण याद है प्रासंगिकता को, मैंने कितना समझाया था आप लोगों को प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण देकर। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए से बाहर नहीं जाएगा, मैं चैलेंज करता हूं इस चीज को। अगला क्वेश्चन, मैंने नैदानिक मूल्यांकन को भाई ओ भाई ओ भाई कितना रटाया था। नैदानिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, अनौपचारिक किसे कहते हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन है, अपना पढ़ाए हुआ ही आया है, देख लो। किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब उसकी प्रस्तुति के आधार पर, किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसकी पूर्व प्रदर्शन से तुलना, यानी कि अभी के जैसे कि आप मान लो, पहले मान लो आपने कितने नंबर आए और अब के कितने नंबर आए, किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बस अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, मैंने करवाया था, समझाया था, समझ के आधार पर करना है आपको। टीप टीप के कर रहे हो तुम लोग यार, मजा नहीं आ रहा, तुम कहीं न कहीं से टीप रहे हो क्वेश्चनों को, हैं टीप रहे हो ना। पर मुझे ये जानना है किसे आप पतो पढ़ो कि इसका आंसर सी है। हमारे एक गुरु, आदरणीय गुरु जी थे बद्री मास्टर जी, उनका नाम था बद्री प्रसाद जांगिड़, पर हम उसको गांव में शब्दों को छोटा कर देते ना, तो बैदेरी बोलते थे सब, सर को कह रहे उनका बैदेरी, उनका नाम था बैदेरी, ऐसे उनको बद्री बोलते थे, बद्री। तो क्या था, बद्री मास्टर जी थे, वो टीपने देते थे आराम से कि भाई हाँ एक दूसरे की टीप रहे हो, खाटा की हांडी चाटी, वो कहते थे खाटा की हांडी, राजस्थान में एक छाछ की एक सब्जी बनती है बेसन डालकर, उस कड़ी बोल, कई जगह उसको कड़ी बोल देते हैं, गांव का उसका नाम है खाटा, गांव में यानी खटाई होती है इसलिए उसको खाटा बोलते हैं, खटाई होती है इसलिए खाटा बोलते हैं, राजस्थान में ये शब्द है खाटा, है ना। कोई कोई जगह उसको कड़ी बोला जाता है, कहीं खाटा बोलते हैं ना। तो खाटा ना हांडी में रणता था, हांडी में, मटके में, तो कहते खाटा की हांडी कहां से चाटी, खाटा की हांडी। तो मुझे ये समझाओ कि तुमने खाटा की हांडी चाटी है, पर ये किसा पतो पड़े हो कि इसमें 6 आए, 6 नंबर का आएगा? कैसे पता लगा कि सी आएगा, मुझे ये जानना है भाई। प्रीवियस ईयरों की आप दबा के चोरी करते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के पास होते हैं। आओ, किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसकी पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि पहले के परफॉर्मेंस और अब के परफॉर्मेंस की तुलना। जैसे मैं कहता हूं कि यार तुम 10वीं क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे, यार 12वीं क्लास में भी अच्छी पढ़ाई करी, लेकिन बीए में आते आते पढ़ाई छोड़ दी, जितनी 10वीं में करी उतनी 12वीं में नहीं करी, जितनी 12वीं में करी उतनी बीए में नहीं करी, जितनी बीए में करी उतनी एमए में नहीं करी, और अब नेट में तो कर ही नहीं रहे हो। यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो, एक होता है नैदानिक मूल्यांकन। कितने लोग नैदानिक मूल्यांकन का मतलब समझते हैं, जबकि मैंने इसको बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाया था। नैदानिक मूल्यांकन को कितना खतरनाक तरीके से पढ़ाया था। तो नैदानिक मूल्यांकन का तो यहां दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, निदान करना किसी चीज समस्या का निदान के आधार पर, नैदानिक मूल्यांकन है ही नहीं। एक है समाकलनात्मक अध्ययन, एक है आकलन और एक है समा आकलन, यानी आकलन करना, देखना। पर आकलन करना क्या है साथियों? केवल ऊपर से ऑब्जर्व किया जाता है। एक होता है औपचारिक आकलन, औपचारिक आपका मतलब किसी संस्था के द्वारा या किसी ऐसी बॉडी के द्वारा आकलन किया जाता हो, यानी कि आकलन जैसे भारत सरकार आपका आकलन कर रही है क्योंकि बॉडी है, इसे कहते हैं औपचारिक आकलन।
उसी प्रकार से साथियों स्वयं मानक आकलन। अब स्वयं मानक आकलन क्या है? स्वयं का मतलब होता है खुद से, खुद। मानक का मतलब क्राइटेरिया, यानी कि आप लोग, जैसे मैं हूं, मेरे मन में कोई मानक है आपके लिए। हाँ जी सर, हाँ जी ओपी, नमस्ते। नई नई क्लास चल रही है, आदेश करो, बताओ, बताइए बताइए, कोई बात हो तो। चलो मैं एक बार मैं बात करता हूँ आपसे इस विषय में ना। स्वयं मानक, मानक का मतलब है क्राइटेरिया, कि मानक मैंने ये मानक लगा दिया। जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैंने एक मानक लगा दिया कि भाई मुझे, मेरा मानना ऐसा है कि दारू पीने वाला आदमी मुझे पसंद नहीं है। मैंने ये क्राइटेरिया बना दिया कि यार ये व्यक्ति ना पहले दारू नहीं पीता था, अब दारू पीता है। तो मैंने ये घोषित कर दिया कि यार अभी खराब हो गया मामला। ये मेरा मानक है भाई। किसी और का हो सकता है कि यार बढ़िया है भाई, ऐसा कर अंग्रेजी पिया कर, देसी ना पी है। मैं भी क्या दारू धप्पड़ की बात कर रहा हूं क्लास में यार तुम लोगों से, कैसे उदाहरणों की तरफ चला गया हूं मैं। ओके, तो इसमें क्या है कि स्वयं का अपना एक आकलन होता है। तो हम कभी कभी क्या है कि किसी विद्यार्थियों को अलग अलग रूप में उसकी तुलना करते हैं, तो उसको कहते हैं साथियों स्वयं मानक आकलन। क्या कहते हैं उसको? स्वयं मानक आकलन। अब बताओ, देखो फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है आंसर देना। पर आप क्वेश्चन को ध्यान से ही नहीं समझते। आप लोग मेहनत नहीं करते। आप लोगों को लगता है कि सब कुछ मास्टर करा देंगे, टीचर करा देंगे। ये भी आपका आकलन गलत है। तुमको खुद को भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना होगा। इस क्लास में मान लो 300 बच्चे देख रहे हैं, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में। इन सारे 300 बच्चे अगर ये सोच लें कि गुरुजी जो पढ़ाएंगे ना उतना ही पढ़ लेंगे, तो सारे लोग पास थोड़ी ना होंगे, कुछ ही को एडवांस भी पढ़ना होगा। आप लोग थोड़ा खुद भी पढ़ो, किताब से भी पढ़ो, ताकि आपको बेनिफिट मिले, या जो मैं नोट्स दूं उनको बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। जितना पढ़ोगे उतना गहराई से चीजों को समझोगे। आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन भी साथियों, मैंने उसकी डेट हटा दी यहां पर, ये भी साथियों जून 2023 के एग्जाम में आया। अभी जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये जून 2023 वाले ही करवा रहा हूं। ये जून 2023 वाले क्वेश्चन यहां तक हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस विधि में परिसंवाद यानी परियों से संवाद, परिसंवाद का मतलब जानते हो, परिसंवाद। मैं कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेके आऊंगा। मैंने मटेरियल टाइप कर रहा है, आज आज मैनेज कर लूंगा। निम्नलिखित में से किस विधि में परिसंवाद यानी परियों से संवाद, विचार गोष्ठी को संबंध तरीके से देखा जाता है? बताओ। देखो मैं फिर से एक बात आप लोगों से कह सकता हूं, मेरा उद्देश्य इन क्वेश्चंस का आंसर बताना नहीं है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा भी नहीं। मेरा उद्देश्य इस एग्जाम, इस क्लास का यह है कि मैं आपको क्वेश्चंस को हल करना सिखाऊं, क्वेश्चन से कैसे डील किया जाता है यह सिखाऊं, क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर कैसे हल किया जाता है यह सिखाऊं। इसलिए
तरीका समझते हुए जाओ, आंसर तो हजारों के कर दोगे आप। निम्नलिखित में से किस विधि में परिसंवाद विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जाता है? मतलब ही नहीं है और चीजों का। देखो, एक होता है साथियों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है कि यहां पर कोई आदमी है, लेक्चर दे रहा है, और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये अपनी आया और अपनी बात में बड़ 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 बोल कर चला गया। इसे कहते हैं व्याख्यान विधि। यानी किसी और से कोई मतलब नहीं है, अपनी बात की व्याख्या करके चला गया। तो यहां पर परिसंवाद विचार गोष्ठी में व्याख्यान विधि तो हो ही नहीं सकता। एक होता है प्रदर्शन विधि। ये मैंने पढ़ाया कि नहीं भाई? ये सारे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तुम बताओ। अपनी पढ़ाई में से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चल जाए ना, तो मुझसे कह देना गुरुजी ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया था थ्योरी में। तुरंत कह देना मुझसे कि ये थ्योरी में नहीं पढ़ाया था। सब लिखो कमेंट में, थ्योरी में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने। एक एक विधि पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। आविष्कार विधि, प्रदर्शन विधि, परिचर्चा विधि, आविष्कार विधि, हर विधि पढ़ाई थी मैंने। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी बोलो। मेरे पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, बस आप क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना। व्याख्यान विधि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राकेश आपने सही कहा। ये पुराने समय में इस विधि को ज्यादा उपयोग में लेते थे जब गुरु लोग बोला करते थे। वेरी गुड। प्रदर्शन विधि का मतलब यह होता है कि जहां पर हम चीजों को दिखाकर बोलते हैं, जहां पर हम चीजों को दिखाते हैं। एक होता है प्रदर्शन विधि और एक होता है प्रदर्शन व्याख्या विधि। जैसे ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, ये मैं दिखा रहा हूं इस मोबाइल को, ये क्या कर रहा हूं, मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। एक विधि आती है प्रदर्शन व्याख्या विधि। मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि भाई ये मोबाइल है, इसके पीछे 4 कैमरा है, ये बहुत छोटा सा फोन है, ये मैंने नया फोन लिया है, मेरा पुराना फोन ये रखा, ये बाबा फोन है, ये फोन मेरे हाथ में भी नहीं आता है, तो मैंने इसको फेंक दिया, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने एक छुटकू सा छोटू सा नया फोन ले लिया, ये बहुत अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, ब्लैक कलर का है, एकदम एप्टीट्यूड फोन। इसे कहते हैं प्रदर्शन के साथ साथ इसकी व्याख्या करना। तो यहां पर प्रदर्शन और व्याख्या विधि का भी कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब है साथियों आविष्कार विधि, यानी कि नए नए इनोवेशन करने का विधि भी नहीं है। यहां पर साथियों परिचर्चा विधि आएगी, जहां पर एक या दो या ग्रुप में जब किसी चीज की बातचीत होती है, उसको परिचर्चा विधि कहते हैं। बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल। अब बताओ, जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहे कि नहीं आ रहे? बोलो आ रहे कि नहीं आ रहे? बताइए। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहे कि नहीं आ रहे? ये तो रह गए 2023 के क्वेश्चन। अभी 2024 दिसंबर 2023 के मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा एक साथ। 50-50 क्वेश्चन के सेट है मेरे पास में, उनको करवाऊंगा। भाई अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि सर हमको समझ नहीं आ रहा। आगे करते हैं, चलिए। ये अक्टूबर 2022 में लगी हुई एग्जाम का क्वेश्चन है। आकलनों को अभिकल्प, देखो आकलन भी समझाया था और अभिकल्पित भी समझाया था मैंने। अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा, वेरी गुड, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। परिणाम आधारित शिक्षा, आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा ओबीसी के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो परिणाम आधारित शिक्षा है। हमको चाहिए जेआरएफ, हमको चाहिए जेआरएफ, हमको चाहिए जेआरएफ। चलिए गाइस, आंसर कीजिए।
देखो समझ लो, आंसर कर देंगे। आक, आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित, यानी कि आकलनों, आकलन करते समय यानी परिणाम आधारित। एक बात मान लो, हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे? जैसे हम मान लो ये सोच रहे हैं कि हम जेआरएफ करेंगे, हमको क्या है कि हमको टारगेट है हमारे पास जेआरएफ करने का, तो हमारा फोकस है जेआरएफ करवाने का। हम यहां पर क्या कर रहे हैं साथियों, एकदम से परिणाम आधारित कर रहे हैं। इसका सही है साथियों अधिगम परिणाम। आप कितना सीख रहे हो, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो हमारी एग्जाम में आएगा, यानी अधिगम परिणाम, यानी मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं इस समय जो हमारी एग्जाम में आएगा। मैं आपको वही सिखा रहा हूं जिससे हम एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। इधर विधर की कोई बात नहीं हो रही इस क्लास में, केवल और केवल इस चीज की बात हो रही है। इसे कहते हैं साथियों अधिगम परिणाम। अब देखो, अब आपको लग रहा है सर अधिगम परिणाम हमको समझ नहीं, अरे पाठ्यक्रम का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। पूर्व अपेक्षाएं, पूर्व अपेक्षा का मतलब पहले से क्या क्या उम्मीद लगा के रख रखी है, इसका मतलब होता है पहले से उम्मीद। पहले से उम्मीद क्या कहें आप लोगों को, इसे कहते हैं पूर्व उपेक्षा। गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी। तो ये तीनों जो ये है ना, ये ए सी बी, ये एक क्वेश्चन को लिंक ही नहीं करते, ये तो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सिखाई थी सारी। अब देखो ये क्वेश्चन, तुम ईमानदारी से बताओ, मैंने समझाया था ना, पावर पॉइंट के बारे में समझाया था, हर चीज के बारे में समझाता हूं मैं। साइंस में तो टेक तो मैं समझाता हूँ, पीपीटी, पावर पॉइंट का मतलब होता है पीपीटी, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एल एम एस भौतिक प्रारूप, प्रोजेक्टर। देखो 2022 में क्वेश्चन आया है, मेरा पढ़ाया हुआ ही आया है। परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? क्या है परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन? परंपरा का मतलब जो पहले से चली आ रही वो है चीजें। परंपरा का मतलब है कि जो चीजें पहले से चली आ रही परिपाटी है पुराने जमाने के आधार पर। जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं उसके लिए क्या जरूरत है चीजों की? भाई पीपीटी की जरूरत तो ऑनलाइन वालों के लिए है, ऑफलाइन के लिए थोड़ी ना है। तो पीपीटी को तो हम वैसे ही काट देंगे, है ना। प्रोजेक्टर की क्या जरूरत है भाई ऑफलाइन के लिए? ब्लैक बोर्ड में लिख लेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिख लेंगे। प्रोजेक्टर की क्या जरूरत है? एलएमएस की क्या जरूरत है? किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। भौतिक प्रतिरूप का मतलब होता है, भौतिक का मतलब फिजिकल रूप से उपस्थिति होनी चाहिए। किसी चीज की फिजिकल चीजों की जरूरत है। आप आओगे पढ़ने तभी तो ऑफलाइन मामला बनेगा। तो तीन से तो कितना सरल क्वेश्चन है जी। ए जी, हॉट है हॉट, कितना वो नया गाना चल रहा है ना, सिखा देता हूँ चलो तुम। आजकल तो जब भी मैं मोबाइल खोलता हूँ हॉट वाला ही गाना आता है, यही बजाता हूँ। इसमें नया आया है ना वो निरहुआ कार उसका। अरे वो कॉपीराइट आ, जाकर आने दो। हाँ बिल्कुल श्वेता।
एलएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक पोर्टल होता है बेटा। एलएमएस सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा, कॉपीराइट आ जाता है। अब बताओ, ये भाई अपना पढ़ाया हुआ आया कि नहीं आया? बताओ, अपना पढ़ाया हुआ, रात दिन सिखाता था मैं इन चीजों को, आया कि नहीं आया पढ़ाया हुआ? आया है ना? ये देख लो, अपना ही क्वेश्चन आया है ये। अपना पढ़ाया हुआ आया नहीं क्वेश्चन, देख लो। एक भी क्वेश्चन, गारंटी, चैलेंज है मेरा, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। पर डिपेंड ये करता है कि तुम कितना ध्यान से उनको पढ़ते हो। ये देखो, मेरे पढ़ाए हुए आया है। दिसंबर 2023 के करेंगे ना सॉल्व, मैं पेपर है मेरे पास में, तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। मैंने उनको क्या अलग अलग नहीं कर रखा। मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर 2023 के अलग अलग पारी के अलग अलग करवा दूंगा, अलग अलग पारी के अलग अलग करवा दूंगा। 4-5 दिन तक लगातार क्लास लेंगे, उस तरीके से करवा देंगे, जिसमें सारा मिक्स होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन सब होगा। तो थोड़ा अलग मजा आएगा उसको करने में, तो उनको भी अलग करवाऊंगा 2024 वालों को। ठीक। ऋतु कामत अवबोध अवबोध लिख रही है। अवबोध दिख रहा है कि भाई हमको? अब भाई ऐसा है कि रामायण की बात में सिर्फ रामायण की बात करो, महाभारत मत घुसेड़ो। महाभारत के टाइम पर महाभारत बात करना। तुम जो मैं पढ़ाने का मुझे नहीं आता भाई, अवबोध का मतलब है भाई, यही सुनना चाहती हो कि सर ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं आता अवबोध का मतलब? जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, है ना भाई? इधर उधर मत जाओ, टॉपिक से बाहर मत भटको। तुमको जो मैं सिखा रहा हूं ऋतु, वो तुम सीखोगी नहीं, है ना? और बेमतलब की बात, बेफजूल समय खराब मत करो। चाहे क्लास में मत आना कल से, लेकिन समय खराब मत करो इस तरीके से कमेंट करके। कहां कहीं इसमें अवबोध दिख रहा है आपको? कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है क्या? तुम मुझसे पूछो सर, प्रेक्षेपित का मतलब क्या है, भौतिक का मतलब क्या है, एलएमएस का मतलब क्या है, पावर पॉइंट का मतलब क्या है, सर इनका मतलब, ये पूछो। जो दिख रहा है वो पूछो, बाकी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते ऋतु। सिर्फ फोकस होना जरूरी है लाइफ, नहीं पूछ सकते। सिर्फ टॉपिक। जब मैं आपको टीचिंग पढ़ा रहा हूं तो टीचिंग की पूछो, जब मैं रिसर्च पढ़ाऊंगा तो रिसर्च की पूछना, जब मैं मिक्स कराऊंगा तो मिक्स पूछना। फोकस डाइवर्ट कर दिया तो आप लोगों का नुकसान है। मैं तो तुमको इस वर्ल्ड को समझाने में आधे घंटा निकाल दूंगा। सिर्फ टॉपिक। ये अच्छे विद्यार्थी की खासियत होती है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना। ओके। ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं, इसमें समझ की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको क्लास के अंत में सारे करवाए थे, अगर चाहो तो आखिरी 2-3 क्लास देख लेना, ये सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। क्या है? पूर्व स्नातक विषयों के लिए एमओओसी को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया? और ये क्वेश्चन यहां पर आया है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन। नरेंद्र बार बार, नरेंद्र के कीड़ा लग रहा है, बहुत देर से कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास? यहां ध्यान नहीं है और कीड़ा लग रहा है तब से, वो थोड़ा थोड़ा सा वो बग नहीं हो जाती ऐसे? क्यों नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास? मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास, जब हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके 5-6 घंटे बाद में शो करेगी आपको। 8वें का सही आंसर है सी, शैक्षणिक संचार निकाय, सीईसी। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, ये मैंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, जिसमें यूजीसी वगैरह सबको पढ़ाया था, वो जाकर देख लेना। मैं शुरू से देख रहा हूं, स्टार्टिंग से यही कमेंट करा जा रहा है, यही कमेंट कर रहा है, एक ही कमेंट बार बार कमेंट किया जा रहा है। ये मैंने आपको आखिर में पढ़ाया था, गांधी के बारे में भी पढ़ाया था, गांधी के बारे में पढ़ाया था, टैगोर के बारे में भी पढ़ाया था, अंबेडकर के बारे में भी पढ़ाया था। ये मैंने अलग अलग विद्वानों के बारे में पढ़ाया था। 2022 में क्वेश्चन आया है ना? जिस किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्वान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? 10वीं का आंसर दो। ये मैंने पढ़ाया है ना भाई, ये वाला
लास्ट की क्लासों में जाकर देखना, लास्ट वाली क्लास में, एक या दो क्लास में देख लेना, लास्ट की सेकंड लास्ट या आखिरी में देख लेना, ये पढ़ाया है। जसवंत भाई पढ़ाया है, आप लोग जाकर देख लेना इसको, मैंने उसमें पढ़ाया है। भाई कमेंट करके बताओ क्या मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आप लोगों को कमेंट करके बताओ, पढ़ाया है ना? ये सेम टू सेम लाइन पढ़ाई है मैंने पहले। अब बताओ, एक भी क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए से बाहर जाता है तो बोलो, पढ़ाया है ना? एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है बाहर, और आगे वाली एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लेना, अगली बार मिला दूंगा सारे क्वेश्चनों को कि देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था। ऐसे हवा में बात नहीं करता। यूजीसी नेट कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है हमारा डॉक्टर लोकेश वाली, जिसमें एक एक वीडियो में लाखों व्यूज हैं, क्योंकि बच्चों को भरोसा है कि सर ने जो पढ़ा दिया, पत्थर की लकीर है, निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाई साहब? अरे मजा आ गया यार, ये तो मतलब टीप लिया टीप लिया टीप लिया हमारे में से। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण केंद्रित विधि है? मैंने आपको इतना प्यार से पढ़ाया था राकेश भाई कि शिक्षण केंद्रित विधि क्या है, छात्र केंद्रित विधि क्या है, कितना प्यार से पढ़ाया था, कई दिनों तक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन? छात्र केंद्रित विधि, शिक्षण केंद्रित विधि, बड़े प्यार से पढ़ाया था, क्लास नंबर 9-10 में पढ़ाया था इन चीजों को। लो महाराज, 2024 वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, दिसंबर की एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसमें भी मैं चैलेंज देके बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन हमारा आया है। यहां पर शिक्षण केंद्रित विधि के बारे में हमसे पूछा गया है कि शिक्षण केंद्रित विधि क्या है हमारी। देखो, यहां पर होता है, एक छात्र केंद्रित विधि होती है जहां पर छात्रों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, और एक होती है शिक्षण केंद्रित विधि है जहां पर शिक्षण अपने अनुसार पढ़ाता है। देखो, यहां पर लिख रखा है साथियों प्रदर्शन विधि। क्या लिख रखा है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का मतलब होता है कि किसी चीज को दिखाना, माफ करना परिचर्चा, माफ करना परिचर्चा, परिचर्चा का विधि का मतलब होता है जब छात्र आपस में मिलकर बात करते हैं, वो पहले अंताक्षरी नहीं करते का, बैठे ठाले क्या करें, कर लेते हैं कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम, है ना? मैं से बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु दशरथ अद्र बिहारी, रे से बोलो राम रमापत करदन लेऊ, खींचे ताब मिटे संदेऊ, है ना? ऊ से बोलो, ये मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये चीजें चला करती थी। परिचर्चा विधि यहां पर साथियों क्या है? ये हमारा छात्र केंद्रित विधि है, शिक्षण केंद्रित विधि नहीं है। अगर छात्र केंद्रित विधि पूछी जाती तो ये होती, ये क्या है साथियों? शिक्षण केंद्रित विधि नहीं है। एक है साथियों समस्या समाधान सत्र। समस्या समाधान हमेशा छात्रों के लिए होता है, छात्र केंद्रित विधि में जहां पर छात्रों को केंद्र में रखा जाता है। अगर मैंने आपसे ये पूछा था ना, इस तरीके की चीजें मैंने आपको बताई थी, ये देखो, जब यहां पर छात्र बैठे रहते हैं, ये छात्र बैठे हैं और गुरु यहां पर बैठा है, तो ये साथियों क्या है? ये शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक, एक विधि इस प्रकार से होती है, ये पाठ्यक्रम है, ये मैंने आपको सेम टू सेम ये डायग्राम बना होगा, पाठ्यक्रम है, ये हमारा छात्र है और ये हमारा शिक्षक है। यहां पर साथियों छात्र सेंटर में रहता है एक प्रकार से, क्योंकि छात्रों के आधार पर ही पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक है। तो यहां पर क्या है साथियों, जो समस्या समाधान बात हो रही है समस्या की, वो छात्रों की बात होती है, अगर समझने की बात होती, क्योंकि शिक्षकों को समस्या नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एक तो जरा प्रेक्षा अधिगम, प्रेक्षा अधिगम का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को आप परिणाम के आधार पर या फिर आप उसकी परीक्षा के आधार पर अगर कोई अधिगम करा रहे हो, तो वो भी छात्र केंद्रित विधि है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं आपकी नेट जेआरएफ की एग्जाम को फोकस करते हुए, तो ये कौन सी विधि है? ये छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि मैं आपको ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं, आपकी एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं। मेरा मन है यहाँ पर डांस करने का, पर मैं डांस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको छात्र केंद्रित विधि करवा रहा हूं। डेफिनेटली
इसलिए ये भी प्रेक्ष्य अधिगम विधि में नहीं होता है। एक होता है साथियों निदर्शन विधि। ये मैंने बहुत प्यार से समझाया था, दिमाग पर जोर डालो कि सर निदर्शन विधि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हमने, और निदर्शन विधि का मतलब क्या है ये बताइए आप एक बार। सर नायक नायिकाओं का, अरे उदाहरण तो मैंने नायक नायिकाओं के दिए थे निखत, बिल्कुल सही कह रही है आप। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। अब बताओ, टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 में से 5 क्वेश्चन फोड़ोगे? फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? इस तरीके से सावधानी से पढ़कर आंसर दोगे तो कर लोगे। थैंक यू रोहित, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार ऐप प्ले स्टोर पर रेटिंग कम है यार, जाके 5 स्टार देकर यार बढ़िया बढ़िया बात लिख देना भाइयों। थोड़ा रेटिंग कम हो रही है यार प्ले स्टोर पर। जाकर आप प्ले स्टोर पर जाओ, अपना प्रोफेसर ऐप सर्च करो और वहां पर कोई बढ़िया बढ़िया रेटिंग लिख देना यार। मेरे कहने से इतना काम तो कर ही सकते हो यार भाई, थोड़ा सा तो कर दो दादा हो। छात्र केंद्रित ही हो रहा हूं मैं पूरी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन करें। 2022 के एग्जाम में आया है, पहले तुम कर लो फिर मैं करा दूंगा। तुम चिंता मत करो, टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको बढ़िया समझ आ गया ना? 4-5 साल तक पीएचडी करी है मैंने, एकदम मक्खन अनुभव है मुझे अनुसंधान करने का, शोध करने का। पूरी लल्लन टॉप तिगड़म लगाकर सीख लेंगे। बोध तो मैंने सर्वश्रेष्ठ है, बोध तो हमारा। कम्युनिकेशन पेपर 1 में तुम टारगेट करो 45 प्लस क्वेश्चन करने का, इतने क्वेश्चन होने हैं हमारे, ध्यान रखना। थैंक यू भाई, जमशेदपुर झारखंड। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू। थैंक यू सोनिका, मुझे पता है आप तो दोगी सोनिका। चलो करो 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 करो। फोकस फोकस फोकस, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जेआरएफ करने वाले हैं आप सब, गारंटी है मेरी। ध्यान से करो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं कह रहा हूं इस बात को करो। मैं करवाऊं? सब लोग कमेंट में आंसर देंगे, पोल तो मैं दे नहीं रहा हूं। एक और बात बताऊं, नई टेस्ट सीरीज दी जाएगी आप लोगों के लिए, जो हिंदी और अंग्रेजी में होगी। मैं नया टेस्ट सीरीज अपलोड करवा रहा हूं, पेपर 1 का पूरा टेस्ट सीरीज चेंज कर देंगे हम, जो हिंदी और अंग्रेजी में प्रोवाइड करवाएंगे। पहले हिंदी में दी थी हमने लास्ट टाइम जल्दीबाजी में, लेकिन हम हिंदी और अंग्रेजी में करवाएंगे बहुत जल्द। ओके भाई साहब, मैं इस क्वेश्चन को कर लेता। परिचर्चा के संदर्भ में पाठ्य चर्चा, माफ करना, पाठ्य चर्चा, पाठ्य चर्चा के संदर्भ में, यानी बात हो रही है पाठ्य चर्चा की, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओके ओके, कौन सा सही है, इस चीज को ध्यान दे लेते हैं। आओ, पाठ्य चर्चा को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पाठ्य जो चर्चा है, पाठ्यक्रम है, उनको समय समय पर क्या किया जाता है? आशोधित का मतलब होता है अपडेट या अपग्रेड करना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि यार एक बार पाठ्यक्रम दे दिया, जैसे अभी हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो 2019 के बाद के चल रहा है, यानी 2019 में थोड़ा पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था, उसके बाद का चल रहा है। लेकिन अभी पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाला है फिर से,
तो ये हमेशा एक चीज ही नहीं चलेगी, बदलाव होना जरूरी है। यानी कि साथियों अपडेट, यानी आशोधित का मतलब होता है अपडेट करना, अपग्रेड करना, बदलना, इसका मतलब ये होता है। तो पाठ्य चर्चा को नियमित रूप से क्या होता है, आशोधित होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं, ये बात सत्य है। अगर एक नंबर सत्य है तो जिस ऑप्शन में एक नंबर नहीं है लल्लन टॉप ट्रिक लगाकर काट दो। काट दिया कि भाई ठीक है एक नंबर यहां पर नहीं है, आओ यहां से आगे सीखो। अब समान अंक काट दो। यहां पर 4 दिखाई दे रहा है, गुरुदेव दिखाई दे रहा है। यहां पर 4 दिखाई दे रहा है, गुरुजी दिखाई दे रहा है। यहां पर 4 दिखाई दे रहा है, गुरुजी दिखाई दे रहा है। 4 नंबर हमारा बिना पढ़े ही सही है, हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको पढ़ने की आवश्यकता ही यहां पर नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर साथियों पाठ्यक्रम नंबर ये पॉइंट नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है 2 नंबर, पाठ्य चर्चा में केवल सिद्धांत और संकल्पनाएं ही होनी चाहिए। बात जब केवल आ जाती है ना, जहां जो जब भी आप देखो केवल, मात्र, ओनली जैसे शब्दों का प्रयोग होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ये मान लो कि वो ऑप्शन गलत ही है। 90% ये ट्रिक है। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हुए मात्र, ओनली जैसे शब्द आ जाएं, तब ये मानकर चलो कि वो ऑप्शन हमारा गलत होने की संभावना में ज्यादा है। इन्होंने कहा कि केवल सैद्धांतिक संकल्पनाएं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक संकल्पनाएं होना भी बहुत जरूरी है। अगर व्यवहारिक संकल्पनाएं नहीं होगी तो हमारा मानव जीवन का मतलब क्या हुआ फिर। इसलिए पाठ्यक्रम में व्यवहारिक चीजें भी ऐड की जाती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। तो जिस ऑप्शन में 2 है उसको तुम यहां से काट दो। अब या तो हमारा ए सही या हमारा सी सही, इन्हीं की हमारा साथ यहां पर झगड़ा चल रहा है। बस आइए अगला देखें, पाठ्य चर्चा को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं में से निगमित किया जाना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यार इसका मतलब क्या है ना। चलो कोई बात नहीं, जब भी साथियों ऐसा लगे कि कोई ऑप्शन हमको समझ नहीं आ रहा, उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग डाल दो, अगला ऑप्शन को पढ़ लो। क्या है 5वें नंबर का, पाठ्य चर्चा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। लो महाराज आंसर आ गया। ऐसा कभी नहीं होता कि पाठ्य चर्चा केवल शिक्षण केंद्रित हो। तो 5वें नंबर का हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑटोमेटिक सी ही बचा। जब भी मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई ऑप्शन हमको समझ ना लगे, ऐसी सिचुएशन हो जाए हमारे सामने, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए कि मान लो कि कोई ऑप्शन हमको समझ ना लगे कि अब ये गलत है या सही है, हमको पता ना लगे, तो तुम अगले ऑप्शन को पढ़ लो और ये पता लग गया कि ये गलत है, तो उसके आंसर में काट दे रहे आंसर यार। बोलो बाके बिहारी की जय हो। चलिए साथियों, इस तरीके से हमने ऑप्शनों के आधार पर काटना सीखा है। अब बताओ, दिल से बताओ, मन से बताओ कि अगर इस तरीके से समझ समझ कर अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो गर्दा उड़ा दोगे ना यार। बोलो कॉन्फिडेंस के साथ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति ने मन में ठान लिया, जान लिया, वो कुछ भी कर सकता है। मजा आ रहा है। एग्जाम से पहले मैं आपकी छाती में हौसले को कूट कूट कर भर दूंगा, ये ध्यान रखना। आत्मविश्वास को कूट कूट कर भर दूंगा मैं आपकी छाती में। इतने बुलंद होकर जाओगे आप। और लड़ाई में इरादे मजबूत होना चाहिए, ताकत तो बाद में यूज होती है। पूरे पूरे क्वेश्चन करेंगे हम।
छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो क्रम से चल रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं कोई भी चीजों को साथियों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप कोई भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी अक्टूबर 2022 की एग्जाम में आया है, आओ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधि, मैंने खूब रात दिन पढ़ाया तुमको विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष क्या क्या चुनौती आती है। बस बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। थैंक यू निशा, थैंक यू भाई। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी केंद्रित विधि में, बात है विद्यार्थी केंद्रित विधि, शिक्षण केंद्रित अलग होती है जहां पर शिक्षक को ध्यान में रखकर काम किया जाता हो, और जहां पर विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर काम किया जाता हो उसको विद्यार्थी केंद्रित विधि कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में, यानी छात्रों के समक्ष क्या क्या चुनौती आ जाती हैं। एक है साथियों स्वयं अधिगम। स्वयं अधिगम का मतलब है खुद से सीखना, खुद से सीखना। ये तो विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित विधियों का नहीं है। शिक्षार्थी यानी स्वयं का अधिगम, सक्रिय अधिगम, इनका एक दूसरे से लिंक ही नहीं है। स्वयं का अधिगम मतलब खुद से सीखना। सक्रिय अधिगम जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सक्रिय अधिगम के बारे में थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जिसमें किसी चीज को फोकस करके पढ़ाया जाता हो, जैसे अभी मैं आपको फोकस करके पढ़ा रहा हूं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथ, इसको सक्रिय अधिगम कहते हैं। मुझे पता है इस क्लास का पूरा फोकस टीचिंग एप्टीट्यूड का है, मुझे पता है ये यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसे कहते हैं साथियों सक्रिय अधिगम, है ना। ठीक है, वहां पर अच्छे से सीखा जाता हो। यहां पर ये क्या है, ये कोई चुनौती नहीं है, ये चुनौती है ही नहीं, ये खुद से सीखना, सक्रिय अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम भी चुनौती नहीं है, लेकिन आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, ये साथियों क्या है, इस शिक्षार्थी केंद्रित के लिए चुनौती का कार्य करता है। एक शब्द आया आगमनात्मक, कितने लोग इसका मतलब जानते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, आप में से बताओ। आगमनात्मक, हिंदी के विद्यार्थियों को, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो धोखा है वो इसी कड़ी में है, जो धोखा है हिंदी विद्यार्थियों के लिए इसी कड़ी में धोखा है। ऐसे जटिल, ऐसे क्लिष्ट शब्द उनके लिए दिए जाते हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई जानता है आगमनात्मक के बारे में, फिर तो मैं बता दूंगा, आप में से कोई जानता हो तो एक बार बताइए। दो शब्द आते हैं, अगर मैंने जब एक एक समय में आपको पढ़ाया होगा, एक है निगमनात्मक, एक शब्द है निगमनात्मक। अब थोड़ा सा याद आया आपको, अगर आप कॉपी खोलकर देखोगे तो मैंने निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों के बारे में बतला रखा है। याद करो मैंने बताया कि नहीं बताया। अब मैं दोबारा से बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर याद करो मैंने नोट भी कराया था आगमनात्मक क्या होता है और निगमनात्मक क्या होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कराया था कि नहीं कराया था, कॉपी उठाकर देख लेना, कराया था, कराया था, है ना। भूल क्यों रहे हो फिर भूल क्यों रहे हो। बताया था ना, ये आपको भूलना नहीं है। कॉपी चोरी हो गई सोना खान की। श्वेता सही कह रही है, आगमनात्मक विशिष्ट से सामान्य की ओर, और वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। कॉपी चोरी हो गई, हाँ वो कठिन से सरल,
या विशिष्ट से सामान, बस बात एक ही है। मतलब पहुंच गए आप लोग, पहुंच गए, मतलब कॉपी चोरी होगी पर भी पता लगा लिया आप लोगों ने। मैंने कठिन शब्द अलग से लिखवाए थे, याद है आपको? मैंने कहता कठिन शब्द मैंने अलग अलग से आपको लिखवाए थे। बिल्कुल। तो गाइस, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। कल भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कई दिन तक चलेगी। ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस चल रही है। ओके, तो कल भी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को ही पढ़ेंगे। और ध्यान रहे, दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के, पर मैं वो करवाऊंगा कि मैं हर पारी का पूरा 50 का 50 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, जिसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। जब मैं पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तब मैं आपको वो वाले क्वेश्चन के पूरे बैच के बैच करवाऊंगा। जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन टीचिंग के, 5 क्वेश्चन रिसर्च के, 5 आईसीटी के, मतलब उस तरीके से करवाएंगे, राइट? ठीक है। और कल से हिंदी साहित्य की क्लास की प्रैक्टिस भी हम शुरू कर देंगे। मतलब हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस तो चली रही है, पर हिंदी साहित्य की इकाई नंबर 5 जो मैं पढ़ा रहा था, कल से उसकी क्लास भी हम लोग शुरू कर देंगे सुबह 10 बजे। कल से नहीं यार, ओहो मैं तो भूल ही गया भाई साहब, भूल गया। कल मुझे दिन की क्लास के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेरे नाना जी स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका कल 12वां दिन है, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा यार। ये कल के लिए आप थोड़ा सा मुझे एक दिन की मोहलत और दे देना, कल की, क्योंकि अब सामाजिक काम है और मेरा अपना काम है, तो ये तो मुझे एक दिन के जाना पड़ेगा मुझे। कल मेरी दिन में कोई क्लास नहीं होगी, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होगी, और कल रात को भी नहीं होगी। कल परसों क्लास होगी हमारी फिर आगे सारी, क्योंकि कल मुझे याद आया कि कल मुझे जाना है, क्योंकि नाना जी के उसमें 12वीं के लिए। ओके, आतंक मत बचाना कल के लिए, और फिर कर लेंगे। जब तक आप रिवीजन कर लेना टीचिंग एप्टीट्यूड का, ध्यान रहे। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद में रिसर्च करवाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद में रिसर्च करवाऊंगा। सर आप स्मार्ट लग रहे हो भाई, बहुत दिन पहले लेक्चर देते समय ये देखो, सेम टू सेम ऐसे। पता नहीं क्या कह रहा था मैं उस समय, ये वाला एक्शन था, ये वाला। तो पता नहीं क्या समझा रहा था मैं, किसी को क्या समझा रहा था, और उस समय क्लिक हो गया है फोटो। मैं ये एक प्रेजेंटेशन एक यूनिवर्सिटी में बोल रहा था मैं, उस समय का फोटो है ये। तो ये सेम टू सेम, ये ब्लैक शर्ट जो मैं पहनता हूँ, ब्लैक शर्ट, और ये जैकेट अलग है, थोड़ी सी सेम टू सेम ही है पर बटन अलग है, बट लुक यही है। बाल बड़े हैं, दाढ़ी है उस समय, और अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, शुक्रिया। अब मिलेंगे आपसे कल नहीं परसों। थैंक यू, थैंक यू।